कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है भाई? अब तो अपन दिन को एक हाथ में गिन सकते हैं कि कितने दिन बाकी हैं हमारे एनएससीसी एग्जाम में, राइट? हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म हो चुका है और अब अपन चालू करने वाले हैं दोस्तों ऑर्गेनिक को। ठीक है, आज अपन हम बातचीत करें कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जीओसी और आइसोमेरिज्म के जो पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगेन, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि जब भी हम सवालों को डिस्कस करें, भैया इत्मीनान से आप बैठिए। क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनेंगे। आप लोगों की तैयारी अब आखिरी स्टेज पे है यार। इस टाइम पे थोड़ी सी तो सिंसियरिटी दिखा लो, थोड़ा तो जेन्युइन बन जाओ। इस टाइम भी चोरी करोगे कि नहीं, मोबाइल में आंसर देख लिया, पहले आंसर देख लेते हैं तब देखेंगे, सोचेंगे हमें तो सब आता है, हम बाबा लोग हैं। नहीं चलेगा ऐसे काम। ठीक है, जो लोग सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब सवाल सामने आए तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद आराम से सवाल पढ़िए, उसको बनाइए, फिर वीडियो प्ले करिए और देखिए कि क्या आपका थॉट प्रोसेस हमारा थॉट प्रोसेस सेम है क्या। कई बार ऐसा होता है ना कि अपना आंसर तो आ गया, लेकिन वो आंसर तुक्के से आ गया, कुछ हमने यहाँ वहाँ कर दिया तो आंसर आ गया। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आंसर आ रहा है और अपना जो आंसर आ रहा है, उन दोनों के पीछे का जो रीज़न है वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर अपन टॉपिक्स की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यूज। कौन से पार्ट का दोस्तों? तो हम लोग जीओसी का पीवाईक्यूज, साथ ही साथ हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें सवालों की बातचीत करें तो ज़्यादा सवाल अपने को दिखाई नहीं देते हैं ऑप्टिकल वाले पार्ट से। आइसोमेरिज्म पे जो मैक्सिमम सवाल आया हुआ देखने को, देखिए एक तो जीआई के सवाल आए हुए हैं और ऑप्टिकल वाले पार्ट से जो सवाल आए भी हैं वो कायरल सेंटर को लेकर आए हैं। उसके बाद आपको फिशर प्रोजेक्शन पे सवाल आया हुआ है, देखेंगे सवालों को। उसके बाद आपका इनैंशियोमर्स या रेस्मिक मिक्सचर है कि नहीं है, उस पर सवाल आया हुआ है। अगर हम जीओसी की बात करें तो जीओसी में स्टेबिलिटी के ऊपर बातचीत सवाल आए हुए हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, उनके सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक। भैया एरोमेटिक होने के लिए आप जानते हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं पहले वाले की बातचीत करूं तो पहले वाले में हमें यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे वाले में तो सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो दिस विल बी एरोमेटिक। अगर हम इसकी बात करें, बहुत ही फेमस कंपाउंड है और क्लास में चीख चीख के पढ़ाया जाता है कि दोस्तों ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जो ये तस्वीर बनी है ये भी एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर अपन एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक सिर्फ यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है जो कि हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर है, तो हमारा स्ट्रक्चर 1 ओनली विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। देखिए सवाल को, देखिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 जो है वो अपने को इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं? इस तरीके से ये हमारे पास ब्यूट 2 है हमारे पास यहाँ पर। दिस इज सिंपली ब्यूट 2। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल 1,2 ब्यूटीन तो नहीं होना चाहिए था वैसे, तो ये 2 मिथाइल ब्यूट 2 ही होगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 एंड दिस इज सिंपली ब्यूट 1। मेरे भाई अल्कीन्स की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप लोगों को सिखाया जाता है कि बहुत सिंपल सा नियम है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बोलो ना? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं यहाँ बातचीत करूँ, दिस इज 2,3 डाइमिथाइल, तो यहाँ पे भी CH3 आएगा। अच्छा गलत बना दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, है ना? ऐसे बनाने में ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा अपने को। ये कुछ ऐसा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2। दोस्तों इस वाले में आप चेक करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 आपको 12 अल्फाइड्स दिखाई देंगे, जबकि दूसरे वाले में सिर्फ आपको 6 अल्फाइड्स दिख रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो 2 अल्फाइड्स दिखाई दे रहे हैं
और यहाँ पे देखें तो 3 अल्फा एच यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, तो यहाँ पे अपने को 9 अल्फा एच दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को सिखाया गया है मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द हाइपर कंजुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। बोलो जहां जहां बैठो सारे बोलो, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो भैया अपन जानते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया वाला हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। भैया जितने अल्फा एच हैं, इसके अगर अपने को चेक करें जितने अल्फा एच हैं हमारे, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच के बदले ट्रीशियम दिया हुआ है, ट्रीटियम जो आपको बोलना पसंद है। और यहाँ भी देखिए 2 ड्यूट्रियम है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, तो 3 ट्रीशियम नीचे वाले कार्बन से, बोलो हाँ। ऊपर से 2 ड्यूट्रियम और एक हाइड्रोजन, ये सब के सब 6 के 6 हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इसलिए अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोस्तों जो संख्या आने वाली है वो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। सबसे पहले तो मेरे प्यारे गधों, आपको पता होना चाहिए कि फिनॉक्साइड आयन तो कुछ कुछ ऐसा सा होता है। देख लो देख लो देख लो, अगर तुम्हें फिनॉक्साइड आयन पता है तो देखो प्यारे बच्चों, ये एकदम सही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो शायद तुम्हें दिख जाएगी कि पहली फोटो बन जाएगी। तो पहला तो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड है। उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे तो चार्ज एक बार ऑर्थो पे आता है, एक बार पैरा पे आता है और वापस से ऑर्थो पे आता है। और ये क्या बना दिए हो भाई, ये तो कभी संभव नहीं है। मेटा पे तो चार्ज इस कहानी में घूमेगा ही नहीं, चार्ज ऑर्थो पे, फिर ऑल्टरनेट ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो ऐसे आता है। जबकि इस वाले में चार्ज जो दिखाई दे रहा है अपने को, मेटा पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पूछा है नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, आंसर विल बी डी। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। चलिए, अमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड दैट इज नॉट एरोमेटिक। अरे भैया इसका आंसर तो देखते ही दिख रहा है, जेई में भी ये सवाल आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है। ये वाला टब शेप होता है, याद आ रहा है तुम्हें, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये अपनी प्लेनिटी को लूज कर देता है, प्लेनिटी को लूज कर देता है। और अगर तुम्हें कुछ बातें याद हो, ये वही टब है जिससे तुम नहाते हो, ये टब शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, नॉन प्लेनर हो जाता है दोस्तों। इसमें तो आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इस सिस्टम में आप चेक करिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कहलाएगा। यहाँ भी देखिए 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 2 यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। और ये लोन पेयर भी तो पार्टिसिपेट करेगा ना कि नहीं करेगा। तो भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अपने को नॉट एरोमेटिक खोजना था, सो आंसर विल बी डी, दिल्ली। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग। भाई साहब ये तो देखो, यहाँ पे तो शायद तुमने पढ़ रखा है 2 इक्वल वेक्टर्स 180 डिग्री, तो इसका मतलब 2 वाले का तो सबसे कम होगा, बाकी सब में कहीं पर कट नहीं रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 फ्लोरीन का तो कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन कुछ तो नेट बचेगा ही बचेगा। वहाँ पे भी दोनों फ्लोरीन है, यहाँ पे भी दोनों फ्लोरीन है, तो 2 सबसे कम। तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ए और बी में कौन ज्यादा अच्छा होगा वो पहचान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, 2 के बाद 3 यहाँ भी लिखा है, 2 के बाद यहाँ भी 3 लिखा है। अब 1 और 4 में तुमने तो प्यारे बच्चों, अरे तुमने तो प्यारे बच्चों पढ़ रखा होगा ना कि 1 और 4 में किसका ज्यादा होता है। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा हुआ है, बताओ मुझे, बता दो मुझे, क्या तुमने ये नहीं पढ़ रखा है कि 1 और 4 में ज़्यादा किसका होता है। यहाँ अगर हम बात करें एंगल्स की, तो यहाँ पे एंगल देख लो और यहाँ पे एंगल चेक कर लो, थीटा बढ़ता है, तुमने पढ़ रखा है, थीटा बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट घट जाता है। तो 1 और 4 में कौन जीतेगा, 1 और 4 में कौन जीतेगा, सर जी 1 वाला जीत जाएगा। तो भैया अपना आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, द मोस्ट, इन सब में से सबसे स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है, सबसे घटिया कौन सा है, जिसको देख के तुम्हें अपनापन लगे। तो भैया डी को तो काट दो, क्योंकि वहां जो कार्बोकटायन है वो sp2 कार्बन के ऊपर है भैया, ऑब्वियस सी बात है, वहां रेजोनेंस भी नहीं हो रही, उसको तो हटा ही दिया जाए। 1 ए बी सी में चेक कर लेते हैं, क्या ए में रेजोनेंस हो रही है, नहीं ए में रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो रेजोनेंस बी और सी में होती हुई दिखाई दे रही है। कार्बोकटायन जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कहाँ कर रहा है, बी में कर रहा है और सी में कर रहा है। और थोड़ा ध्यान से देखो, रेजोनेंस के बाद अगर तुम इस कार्बोकटायन को चेक करोगे तो यहाँ पर तुम्हें 2 अल्फा यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं।
जबकि इसको चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तुम्हें 3 अल्फा एच यहां से दिखाई देंगे और 2 अल्फा एच तुम्हें यहां से दिखाई दे रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले कार्बोकेटायन में अपने को स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। आओ देखो अगला सवाल। इन केस ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड, द डेरिवेटिव हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो। मतलब लीस्ट स्टेबल की बात हो रही है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी, सॉरी हाईएस्ट एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम हो। स्टेबिलिटी जहां सबसे कम हो मतलब वहां रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होगी, चीजें बहुत खराब हो रही होंगी, तभी तो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हर जगह पे ब्रोमीन लगा, जैसे यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, तो आप 1 पे ब्रोमीन लगाइए और 2 पे ब्रोमीन लगाइए। इसी प्रकार से हर एक ऑप्शन को चेक करिएगा। जैसे ही आप 1 और 10 वाला चेक करेंगे, आपको दिखाई देगा कि सर ये आपने क्या बना दिया है, सर ये क्या बना दिया। क्योंकि 1 और 10 बनाते ही आपको एहसास होगा कि ये दोनों ब्रोमीन आपस में चोंच लड़ाने लग जाएंगे, और जब ये चोंच लड़ाने लग जाएंगे तो ब्रोमीन के पास होते हैं सर जी 3-3 लोन पेयर। तो दोनों ब्रोमीन में बहुत भयंकर तरीके से रिपल्सन चालू हो जाएगा और दोनों ब्रोमीन को वहां जोड़ना कहीं से भी अच्छा नहीं कहलाएगा, और इस कारण से उसकी जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी सर तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो आंसर विल बी 1 and 10। आप बाकी हर जगह इस तरह से लगा के चेक करिए, आपको कहीं पर भी लड़ता हुआ दिखाई तो नहीं देगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, दोस्तों यहां भी रेजोनेंस हो रही है, यहां भी रेजोनेंस कर तो रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन क्या आपने सुना है कि इस वाली रेजोनेंस को क्या बोलते हैं? क्या आपने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं? क्या आपने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते? देखो एक बार में जो डबल बॉन्ड है या तो रेडिकल के साथ करेगा या डबल बॉन्ड के साथ करेगा रेजोनेंस, लेकिन उसको देखो रे, ये क्रॉस रेजोनेंस यहाँ तो चलो एक बार ऐसे हो रहा है और ये डबल बॉन्ड क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है इस वाले डबल बॉन्ड के साथ। पर वहां देखो मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा। देख लो ना, मजा आ जाएगा कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो हो रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो भैया बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा डी शानदार स्टेबल रेडिकल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच अमंग विल हैव अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इनमें से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके माथे पे दिखाई देगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इतना नीच सवाल है ये कि भैया यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड की तरफ खींचेगा और फोर्थ वाले पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो देखो हम दिखाते हैं तुम्हें। वैसे तो ये रेजोनेशन काउंट होगा नहीं, पर सिर्फ तुम्हारे लिए हमने इसको बनाया है। देखो ध्यान से, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये वाला कार्बन इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ओ खींचेगा ना यार, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ तो इस प्रकार से होने वाली है। तो कौन कौन से कार्बन गरीब हो रहे हैं? ये कार्बन नंबर 2 गरीब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ओ खींच रहा है। कार्बन नंबर 4 गरीब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? 3 नंबर कार्बन खींच लेता है वहां पर। तो 2 और 4 पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देना चालू हो जाएगा। आसान सा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मॉर्फिन इज अ पेन किलर इन बेसिक विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C17H19NO3। तो भैया हमारे पास एक पेन किलर है, उसका फॉर्मूला उसने अपने को लिख के दे दिया है, C17H19NO3, ये उसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। द कॉन्जुगेट एसिड, भैया ये सवाल तो तुम्हें देख के ऑर्गेनिक का लग रहा है, इसका ऑर्गेनिक से कोई रिश्ता नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो ये खुद कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बताने के लिए हम कुछ तो नहीं करते, उसमें एक H+ जोड़ देते हैं रे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक H+ जोड़ देते हैं। H+ जोड़ते ही मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो देखो बढ़िया सा काम हो गया अपना। सिंपल सवाल था यार, तो किससे इसकी शक्ल मिल रही है? डी वाले ऑप्शन से शक्ल इसकी मिलती जुलती दिखाई दे रही है।
आइए देखें अगला सवाल। ये तो शायद वही सवाल रिपीट हो गया, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने और अभी दोबारा से आ गया मुंह के सामने। बताओ। अच्छा, अगला सवाल देखिए क्या, द रिलेटिव ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। आइए देखते हैं मेरे भाई। न्यूट्रल ये रहा और बाकी सब पे नेगेटिव है। ये तो क्लास में चीख चीख के हम लोग पढ़ा देते हैं कि न्यूट्रल वाला जो होता है वो कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, किससे, नेगेटिव वाले से। फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, जनरली न्यूट्रल वाला कम न्यूक्लियोफिलिक होता है नेगेटिव वाले से। तो अब इसका मतलब सर जी आप ये बोलना चाहते हो कि CH3OH लास्ट में आएगा। मैंने कहा हाँ जी, CH3OH जो है लास्ट में आएगा। और ये तो देखो भैया, ये तो मजेदार काम हो गया, ये तो मजेदार काम हो गया। ऐसा सिर्फ एकमात्र एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहां CH3OH लास्ट में लिखा हुआ है। बाकी इसको अरेंज करना हो जाए तो तुम जानते हो ऑर्डर 1 2 3 4 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे O पे नेगेटिव है, यहाँ पे O का नेगेटिव जो है C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा थोड़ी सी तो कम हो जाएगी। और यहाँ पर N पे नेगेटिव है, N पे नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू O पे नेगेटिव, तो आंसर सब कुछ मिला जुला के D ही आएगा दोस्तों, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कॉलम ए रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड कॉलम बी देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, द करेक्ट मैचेस। ठीक है, चेक कर लेते हैं भैया। NH2 जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग, एकदम फर्जी बात है भैया, ये तो पढ़ाया जाता है। NH2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। X ऑर्थो पैरा एकदम सही लग रहा है। NHC डबल बॉन्ड OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिकॉज बेंजीन रिंग के साथ अगर आप इस ग्रुप को जोड़ देंगे तो आप जानते हैं कि N के पास क्या है, N भले ही इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम होती है लेकिन देता तो है ही, तो दूसरा भी सही है। CHO ऑब्वियस सी बात है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, -M लगाता है और मेटा डायरेक्टिंग है। CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्टिवेटिंग होता है, तो आंसर तो B मिल चुका है। बाकियों में क्या गड़बड़ है वो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जैसे C वाले में लिखा हुआ है कि NH2 जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो एकदम फर्जी बात है। NH2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो एक्टिवेटिंग होना चाहिए। और फोर्थ वाले में SO3H को, जो कि अच्छा खासा बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको एक्टिवेटिंग लिखा हुआ है, तो ये बहुत भारी समस्या कर रखी है। NH2 को भी डीएक्टिवेटिंग लिखा हुआ है, तो काफ़ी सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं अपने को। बी में सब कुछ एकदम सही सही मैच हो रहा है। चलिए अगला सवाल हमारे सामने दोस्तों ये रहा। सवाल है, इनमें से किसकी शक्ल जो है वो 2 मिथाइल पेंटेन से मिलती है। इसमें से किसकी शक्ल 2 मिथाइल पेंटेन से मिलती है। 2 मिथाइल पेंटेन क्या होता है मेरे भाई, जिसमें C C C C C 5 कार्बन हो और एक कार्बन लटक रहा हो, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। आओ पहले को चेक कर लें मेरे भाई। पहले को हम चेक करेंगे तो एक कार्बन तो ये रहा, फिर यहाँ एक कार्बन होगा, इसके पीछे एक और कार्बन होगा, ये गोला वाला। इस कार्बन से एक क्या लगा हुआ है, CH3, और एक क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। दिख रहा है आप लोगों को ये जो लगा हुआ है, तो कहीं से भी दिखे अगर हम लोग इसको, तो ये तो 3 मिथाइल पेंटेन हुआ। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। जो पहला ऑप्शन है वो तो 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला वाला CH3 ये रहा, CH3 इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये रहा, ये वाला कार्बन इस वाले से जुड़ा है ये रहा, ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन जो गोला के रूप में बना हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन ये रहा, और ये वाला कार्बन फर्दर CH2 CH3 से जुड़ा हुआ है। आओ इसका नाम चेक कर लेते हैं। अरे मिल तो गया, अरे मिल तो गया, 2 मिथाइल पेंटेन मिल गया भाई, मुबारक हो, मिल गया तुम्हें, मिल गया, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल चुका है। इसमें देख लो 1 2 3 4 5, इसमें तो मतलब पेंटेन ही जैसा दिख रहा है, इसमें तो मतलब मिथाइल है ही नहीं। फिर 5 ही कार्बन है, कम से कम कार्बन की संख्या तो कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। इसमें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन है। और इसको देख लेते हैं, इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन है। 2 मिथाइल पेंटेन में कम से कम कार्बन की संख्या तो 6 होनी चाहिए। तो C और D तो मार्क करने वाले को भैया नाक में, मतलब अपना पानी में हाथ लेके, मतलब चुल्लू भर पानी में नाक डुबाल के रखनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा, निहायत घटिया सा सवाल था हमारे सामने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, द टू प्रोजेक्शन फॉर्मूले दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं इनैंशियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से इनैंशियोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। आओ भैया बना के चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या 1 और 4 तो हो नहीं सकते, और किसको चेक किया जाए,
ठीक है, बना के ही चेक करना पड़ेगा, लग तो रहा है ऐसा। क्या बिना बनाए चेक हो सकता है? बिना बनाए चेक, देखो यहाँ C2H5 के साथ जो कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C2H5 के साथ जो कार्बन है उससे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जो C2H5 है उसके साथ जो कार्बन है, C2H5 के साथ जो कार्बन है उससे Cl जुड़ा हुआ है। तो 1 और 3 को अपन चेक कर सकते हैं और 2 और 4 को चेक कर सकते हैं। तो या तो आंसर 1 एंड 3 होगा या तो आंसर 2 एंड 4 होगा। क्या ये बात समझ में आई? पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो पहले कौन कौन से कंपाउंड में लिंकिंग सिमिलर जैसे दिख रही है वो तो देख लो। तो 1 और 3 में लिंकिंग सिमिलर जैसी दिखाई दे रही है, 2 और 4 में भी लिंकिंग सिमिलर जैसी दिखाई दे रही है। तो या तो आंसर 1 एंड 3 होगा या तो आंसर 2 एंड 4 होगा। चलो 1 एंड 3 को चेक कर लेते हैं। बेटा अगर 1 एंड 3 का अगर मैं थर्ड वाले का फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूँ इसके न्यूमान प्रोजेक्शन से, तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर तो CH3 आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H आएगा, इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास C2H5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब 1 और 3 को चेक कर लेते हैं। तो भैया अगर मैं 1 के सामने मिरर रख दूं, मुबारक हो भैया, 1 के सामने मिरर रखते हैं तो ये फोटो बन जाएगी तीसरी वाली। इसका मतलब 1 एंड 3 आर, 1 एंड 3 आर क्या होगा पता लग चुका है अपने को। सो 1 एंड 3 आर इनैंशियोमर्स। ठीक है, इनैंशियोमर में सवाल आया हुआ है। आप इसी तरीके से 2 एंड 4 को चेक कर लेना भैया, काम एकदम सेट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्या भयानक सी चीज दे दी, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो ऐसे तो आते हैं तो आप इसमें चेक करने में सब कुछ टेढ़ा लिखा हुआ है, तो पहले मैं इसका फिशर खुद से बना लेता हूँ, है ना। इसका फिशर मैं खुद से बना लेता हूँ। यहाँ पे तो CH3 आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, और आपके पास इधर H आएगा, यहाँ OH आएगा। दूसरे वाले को चेक करें तो फिर से H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, और तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं तो OH यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। ये है भाई। अब ऐसा कोई फोटो दिख रही है? ऐसी कोई फोटो दिख तो नहीं रही। कुछ याद आ रहा है आपको? ऑड एक्सचेंज, इवन एक्सचेंज। देखिए ध्यान से, डी वाले में दोनों OH एक तरफ दिख रहे हैं, ए वाले में भी दोनों OH एक तरफ दिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ए और डी को चेक कर लेता हूँ। पहले डी को चेक कर लेते हैं। डी में मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे CH3 लेकर आना है तो इस CH3 को पटक कर यहाँ पे ले आइए, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। ये कहलाएगा ऑड एक्सचेंज। क्या कहलाएगा बताओ? ऑड एक्सचेंज। तो अगर हम ऑड एक्सचेंज करते हैं तो आपने पढ़ रखा है कि कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, R का S हो जाता है, S का R हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक एक्सचेंज किया और इसके कारण हमारी कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। तो इस कायरल सेंटर के अबाउट कन्फिग्रेशन को वापस से सेम करने के लिए, इस कायरल सेंटर के अबाउट कन्फिग्रेशन को वापस सेम करने के लिए हमें फिर से एक्सचेंज मारना पड़ेगा एक। तो इस बार मैं OH और H को एक्सचेंज कर देता हूँ, तो अल्टीमेटली आई थिंक यही फोटो बन जाएगी। तो इसका मतलब ये D जो है और हमारा जो कंपाउंड यहाँ गिवन है, ये दोनों सेम ही है कंपाउंड। इसका फिशर प्रोजेक्शन जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आसान सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था और कुछ खास नहीं। ऑड और इवन एक्सचेंज से आप चेक कर सकते थे। आप चाहते तो RS निकाल के भी काम कर सकते थे, हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ जाता और कोई बात नहीं। ये क्या लिखा हुआ है यार? Levonorgestrel is commonly used contraceptive. The number of chiral centers प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने कायरल सेंटर मौजूद हैं? आइए काउंटिंग कर लेते हैं। एक कायरल सेंटर तो साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा। कायरल सेंटर की कंडीशन आप लोगों को शायद पता होगी कि इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसके चारों के चारों बॉन्ड्स A, B, C और D सेम नहीं होने चाहिए। मतलब उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के जो बनेंगे चारों बॉन्ड्स जो होंगे, जो उसमें लोन पेयर या कुछ भी हो, वो जो चार चीज़ें उस टेट्राहेड्रल सेंट्रल एटम से जुड़ी होंगी, वो चारों चीज़ें अलग 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 होनी चाहिए। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ कायरल सेंटर। आइए देखते हैं। तो एक कायरल सेंटर तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने को 6 कायरल सेंटर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आओ देखें अगला सवाल। द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए इसमें जितने भी डबल बॉन्ड है उनको भी चेक करना पड़ेगा अपने को, और जो रिंग है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो रिंग में यहाँ पर दोनों H हैं, यहाँ भी दोनों H हैं, यहाँ भी दोनों H हैं, यहाँ भी दोनों H हैं, और यहाँ पर भी दोनों CH3 लगे हुए हैं। इसका मतलब रिंग के अबाउट तो यहाँ पे GI नहीं शो हो पाएगा।
रिंग के अबाउट तो जीआई शो नहीं हो पाएगा। अब डबल बॉन्ड के अबाउट देखिए तो यहाँ पर तो बिल्कुल सिस ट्रांस की संभावना है, तो यहाँ से दो आ सकते हैं, यहाँ भी सिस ट्रांस, दोनों एच जो है एक तरफ, दोनों एच अपोजिट, यहाँ भी दो संभावनाएं हैं, यहाँ भी दो संभावनाएं हैं, और सेम यहाँ भी दो संभावनाएं हैं, और यहाँ पे कोई सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, आंसर विल बी सी, चेन्नई। खुशियां मनाने की बात आ गई दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से वही है हमारे पास कि इसमें कितने कायरल कार्बन है। अगेन कायरल कार्बन मतलब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे कार्बन की बात करें तो हमारे कार्बन से जुड़ी हुई चार चीज़ें, हमारे कार्बन से जुड़ी हुई जो चार चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो चारों की चारों चीज़ें जो होती हैं, एक तो हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और दूसरी बात वो चारों चीज़ें A शुड नॉट बी इक्वल टू B, शुड नॉट बी इक्वल टू D, शुड नॉट बी इक्वल टू E। ठीक है, आइए अगर हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कितने कायरल कार्बन हैं, चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक तो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है, और ठीक है, और तो कोई अपने को यहाँ पर कायरल कार्बन दिखाई नहीं दे रहा। और क्या बताना है, नंबर ऑफ क्वाटरनरी, क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री कार्बन की बात हो रही है, 4 डिग्री कार्बन की बात हो रही है, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं वो भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई। इसमें आओ देखो 4 डिग्री कितने हैं। पहले तो कायरल 3 आए हैं, तो कायरल 3 वाला कोई है अपना जवाब? कायरल 3 का तो एक ही आंसर है वैसे तो। बाकी 4 डिग्री कौन सा दिख रहा है अपने को? 4 डिग्री में तो ये भी आ रहा है, 4 डिग्री में तो ये भी आ रहा है। क्या क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ क्वाटरनरी एंड कायरल कार्बन एटम्स। ठीक है, क्वाटरनरी वाला ही बताना है, कायरल एटम वाला ही बताना है, कौन कौन सा होगा। देखिए अच्छे से एक बार, अरे हम ही गलत गिन रहे हैं ना यार, 2 क्वाटरनरी है तो 2 3 वाला होगा, 1 3 क्यों लेंगे हम लोग यार, बताओ। जब दिमाग थक जाता है ना तो ऐसे ही होता है, इसलिए पानी पीते रहना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल चेक कर लेते हैं। द न्यूमान प्रोजेक्शन शोन इज सेम एज, तो यहाँ पर न्यूमान प्रोजेक्शन जो बना हुआ है उसको चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, फ्रंट वाले कार्बन की बात करें तो एक कार्बन तो ऐसा है जिससे एक C2H5 लगा हुआ है और उससे एक और C2H5 लगा हुआ है, तो अपने को ऐसा एक स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें एक ही कार्बन से दो दो C2H5 लगे हुए हों, और जो बैक वाला कार्बन है गोला वाला, इस वाले कार्बन से दो दो CH3 लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं, क्या इसमें कोई भी तुमको ऐसा कार्बन दिखाई दे रहा है जिससे दो CH3 लगे हुए हों एक ही कार्बन से, ऐसा कुछ? या कोई भी ऐसा कार्बन जिससे दो C2H5OH लगे, C2H5 लगे हो? बार बार C2H5OH निकल जाता है मुंह से, तो आप तो जानते ही रीजन क्या है उस चीज का, है कि नहीं। कुछ चीजों के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो पाता। तो मेरे भाई यहाँ पर C के साथ दो C2H5 है, यहाँ पर C के साथ दो CH3 है। ऑब्वियस सी बात है, इस तस्वीर में तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस तस्वीर को हम चेक करेंगे तो इस तस्वीर में भी ऐसा कोई कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है जिसके साथ दो दो CH3 लगे हुए हों, या ऐसा ही एक कार्बन जिसके साथ क्या लगा हो, दो C2H5OH लगा हो। पर इसको देखिए, यहाँ पर ये एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ एक CH3 एक और CH3, एक तरफ C2H5 एक और तरफ C2H5 लगा हुआ है, और शायद इस तस्वीर में भी आप देखिए कि दो CH3 ये रहे और दूसरे कार्बन के साथ दो दो C2H5 भी लगे हुए हैं। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में इसकी सेटिस्फैक्शन हो रही है, उसका आप आराम से न्यूमन बना के चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर 3 और 4 आएगा। देख रहे हैं, तो आपको इसको बना के चेक करना नहीं था, एग्जाम में कितने आराम से सवाल सॉल्व, जो सवाल दिख रहा है कि बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, वो कितने प्यार से सॉल्व हो जा रहा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है, कुछ तो बोलना चाहता है हम अगला सवाल। The molecule in which all the atoms are not coplanar। भाई साहब अलीन्स का सिस्टम पढ़ाया जाता है, अगर आपको याद है, अगर ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हो तो जो टर्मिनल एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, कुछ याद आ रहा है? और अगर इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हो तो वहां पर टर्मिनल एटम्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सारी चीजें सिखाई जाती हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए शायद वो एहसास आपको हो जाएगा। देखिए ध्यान से, C के साथ एक तरफ PH है एक तरफ H है, डबल बॉन्ड C है डबल बॉन्ड C है, इसके साथ जो दो H लगे हुए ना बेटा, दो H, जो दो H यहाँ लगे हुए हैं, एक H ऐसे होगा और एक H ऐसे होगा, दिख रहा है आप लोगों को? ये दो अलग अलग प्लेन है, ये दो अलग अलग प्लेन में होगा। अलीन्स में ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है अच्छे तरीके से। अगर एक प्लेन आपका ऐसे बन रहा है, अगर एक प्लेन आपका ऐसे बन रहा है जो कि ये रहा, तो दूसरा प्लेन, अब मैं कैसे बनाऊं,
दूसरा प्लेन कुछ ऐसे बनेगा। ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 3D पिक्चर में बना नहीं पाया पर आपने चीज़ पढ़ रखी है। इस वाले में सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे, सब सेम प्लेन में कॉन्जुगेशन हो रही है। और इस वाले में भी देखिए ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पर भी टर्मिनल एटम्स सेम प्लेन में ही होंगे। अगला सवाल देखिए, कितना आसान सा सवाल आया हुआ है हमारे पास। द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन स्टाइरिशीन, कुछ तो लिखा हुआ है ना, स्ट्राइशीन, जो बोलना है बोल लो यार, हुज स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज। चलिए आइए इसमें नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स मतलब काइरल कार्बन एटम्स खोजते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक 6 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, 6 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो बस लाइफ यही है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव काइरल कार्बन एटम्स। यार क्या ही पूछ रहे हो, क्या ही पूछ रहे हो, क्या इसमें काइरल दिख रहा है? हाँ जी सर, ये रहा। भैया इसमें तो काइरल नहीं है ना, इधर वाला सेम हो गया, अलग अलग होना चाहिए। इसमें ये काइरल सेंटर दिखाई दे रहा है मुझे, इसमें ये काइरल सेंटर दिखाई दे रहा है मुझे, इसमें ये काइरल सेंटर और यहाँ ये काइरल सेंटर भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो 2 को छोड़कर 1, 3, 4 एंड 5 कंटेन्स काइरल कार्बन एटम्स। all 4 types of carbon, 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree are present in। देखिए साफ साफ दिख रहा है इसमें कि ये तो 4 हो गया है और बाकी सारे 2 डिग्री, तो इसमें 3 डिग्री और 1 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा। अगली फोटो को अगर हम चेक कर लें, तो देखिए इसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 1 डिग्री है, ये दिख रहा है 2 डिग्री है, ये भी दिख रहा है अपने को 4 डिग्री है, और ये भी दिख रहा है 3 डिग्री है। मतलब हमारे आंसर में 1 तो नहीं होना चाहिए, तो अगर 1 नहीं होगा तो ये ऑप्शन उड़ गया, ये ऑप्शन भी उड़ गया, और 2 होना चाहिए, तो 2 उसमें भी है, 2 उसमें भी है, तो 2 3 लिखा है। अपन 4 को चेक कर लेते हैं। 4 वाले में आई गैस आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये रहा 3 डिग्री, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, इसमें 4 डिग्री मिसिंग है, तो 4th वाला नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर 2 and 3 हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा 1 डिग्री, ये रहा 3 डिग्री, ये रहा 4 डिग्री, और ये रहा 3 डिग्री, और ये रहा 2 डिग्री। बहुत आराम से हम इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। ऑप्टिकली प्योर 2 ब्यूटानॉल, ठीक है, उसका रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है, 13.52। A synthesized and purified sample of 2 butanol has observed specific rotation। I think this should be 6.76। यहाँ गलत लिखा हुआ है, this will be 6.76 degrees। The correct statement based on the, तो बहुत आसान सा सवाल है यार, ये तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं इसमें। सपोज आपके पास प्योर ए है, ध्यान दीजिएगा, प्योर ए है, इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 10 डिग्री है। अब इसमें आपके पास अब एक ए का सैंपल आया जिसका डिग्री ऑफ रोटेशन सिर्फ +5 आया। इसका क्या मतलब है? डिग्री रोटेशन जो है उसका वो सिर्फ 5 डिग्री आ रहा है, मतलब 10 आना चाहिए था प्योर होता तो, पर इम्प्योर के कारण 5 ही आ रहा है। इसका मतलब उसमें 50% ही प्योर बचा हुआ है, बाकी 50% जो है वो क्या हो रखा है, रेसमाइज हो रखा है, जिसमें आपका एंगल कट के न्यूट्रलाइज होकर 0 हो रहा होगा। तो इसका मतलब 50% प्योर सैंपल रहेगा और 50% सैंपल इज रेसिमिक, जिसके कारण आपका एंगल ऑफ रोटेशन 0 होगा 50% के कारण, और रेस्ट 50% के कारण ही आपका जो एंगल है वो आधा दिखाई दे रहा होगा। 13.52 का आधा ही तो होता है 6.76। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ऑर्गेनिक के जीओसी आइसोमेरिज्म का सवाल आसान है, इसका मतलब है कि नहीं। The number of isomeric alkanes with molecular formula C5H10 taking stereoisomers। चलिए स्टीरियो का एक सवाल तो दिखा आपने को, तो एक तो ये बन जाएगा C5H10 में, उसके बाद अपने पास शायद एक ये बन जाएगा, और इसमें आई थिंक 2 बन जाएंगे, आपके पास सिस और ट्रांस आ जाएंगे, यहाँ से तो एक ही आएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम 4 की चेन में आते हैं, 4 की चेन में आते हैं इस तरीके से, 5 में तो 2 ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, है कि नहीं। 4 वाले में आते हैं तो आप डबल बॉन्ड यहाँ डाल दीजिए, शायद यहाँ से एक आ जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ डाल दीजिए, क्या ये जी आई शो करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो यहाँ से भी अपने पास एक आ जाएगा, और आई गेस यहाँ से भी अपने पास एक आ जाएगा। तो अल्टीमेटली टोटल 1 2 3 4 5 6 C5H10 के टोटल 6 आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अगला, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? देखिए दोस्तों, आई थिंक इस वाले में तो अपने को साफ साफ POS दिखाई दे रहा है, POS। इसमें कहीं पर भी कोई भी कायरल सेंटर ही नहीं है, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है,
और अगर मैं इसकी बातचीत करूं तो क्या यहाँ पर कोई कायल सेंटर दिखाई दे रहा है आपको? द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन दी फॉलोइंग। बी ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है बताइए? बी ऑप्शन में भी आपको आराम से कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये भी कायल सेंटर है, ये भी कायल सेंटर है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। और आई थिंक इसमें भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें ये रहा वो कायल सेंटर जिसकी आप लोगों को तलाश है। तो आंसर फॉर दिस विल बी बी एंड डी, बॉम्बे एंड दिल्ली। चलिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद सवाल है क्या? होमवर्क भी है, थैंक यू भी। चलिए, आई थिंक यस, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। दोस्तों, ये हम लोगों ने रिसेंट मतलब 8-10 साल में जो क्वेश्चंस आए हुए थे इन दोनों टॉपिक से, उनको लिया है हमने। बाबा आदम आई थिंक 2015 के या 2014 के पिछले सवालों को नहीं उठाया है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस क्या इसमें दिखाई देगा? देखो तो सर, 2 H हैं अभी, दोनों ट्रांस की फॉर्म में है, इसको हम सिस में बना सकते हैं। तो यस, ए में तो दिखाई देगा अपने को साफ साफ। अगर हम बी की बात करें तो बी में भी ये भी दिख रहा है मुझे कि एक एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी अभी ट्रांस की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सॉरी सिस की फॉर्म में इसका ट्रांस बन सकता है, बिल्कुल दिखाई देगा दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 6 की रिंग में जो डबल बॉन्ड है, 6 की रिंग में जो डबल बॉन्ड होता है वो GI शो नहीं करता है, सिस ट्रांस शो नहीं करता है। कम से कम जो 6 की रिंग है उसमें तो नहीं होगा। मिनिमम जो रिंग की लेंथ होती है वो 8 तो होनी ही चाहिए। तो 8 वाले में दिखाई देगा, इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। और यहाँ पर भी ये दोनों CH3 जो हैं एक बार सेम साइड आ सकते हैं ऊपर की तरफ, और एक बार एक ऊपर और एक कहाँ हो सकता है? नीचे। तो इसमें भी आपको जो है GI दिखाई देगा। सो आंसर फॉर दिस वन विल बी A, B एंड D। दोस्तों, ऑर्गेनिक के जितने ज़्यादा आप सवाल लगाएं उतना अच्छा होगा। आप लोग के पास जो भी वर्किंग शीट होगी तो अपनी वर्किंग शीट के और सवालों को लगा लीजिएगा, चीज़ों को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दीज 2 चैप्टर्स, GOC एंड आइसोमेरिज्म। अब अपन लेकर आने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। बिंदास पढ़ते रहिए, कुछ ही दिन बाकी हैं भाई साहब, आखिरी समय है, एकदम सिंसियरिटी के साथ, मस्ती के साथ अच्छे से पढ़ना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।